तार जुटी हुई है। ये ऐसी छोटी सोच है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश और समाज के खिलाफ काम करना है। जरा सोचिए, देश के कई लोग 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सरकारें पूरी ताकत लगा रही हैं और देश में कोई भूखा ना रहे, लेकिन इसी बीच कुछ जमाती बिरयानी खाने के लिए मारपीट पर उतर आए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। अस्पताल में नॉनवेज बिरयानी नहीं मिलने पर उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हाथापाई की, गाली गलौज की, जबकि इन जमातियों को सुबह का नाश्ता, दोपहर रात का खाना, फल फ्रूट सब कुछ दिया जा रहा है। आखिर ये जमात की कैसी शिक्षा प्रणाली है और धर्म की ये कैसी मिलावट है कि जब जमाती बवाल मचाते हैं तो कहा जाता है धर्म मत देखो, कोई धर्म देखता भी नहीं है। जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो इनका धर्म गिनवाया जाता है। एक गैंग है जो इनका धर्म गिनवाता है कि देखो ये समाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ जमातियों का नहीं है, ओवैसी भी मैदान में कूद चुके हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार को लॉकडाउन का अधिकार ही नहीं है, ये लॉकडाउन असंवैधानिक है। यानी पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ओवैसी को अधिकारियों की लड़ाई याद आ रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नंबर 1 डिबेट, जमात तो जमात, ओवैसी मियां सुभान अल्लाह। जमातियों की ये शर्मनाक हरकत देखिए। पूरा देश कोरोना से लड़ने में जुटा है। देश के कई लोग 2 वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के हैलेट अस्पताल में जमातियों ने बिरयानी खाने के लिए बवाल काट दिया। खाना देने गए एक स्टाफ के साथ हाथापाई की, स्वास्थ्य कर्मियों से भी मारपीट की। इनको खाना जबकि हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, 2 टाइम इनको हम दे रहे हैं बन मक्खन, इसके अलावा हम फल भी दे रहे हैं, 2 केला और 1 सेब, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। बिरयानी चाहिए इनको, नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के। आखिर ये कैसी शर्मनाक सोच है। हालत ये है कि अस्पताल के लोग अब जमातियों को खाना देने के लिए भी पुलिस के साथ जाने की मांग कर रहे हैं। हैलेट अस्पताल की घटना पर जमातियों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। आप तबलीगी जमात के ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो इतनी ठोस करी जा रही है उत्तर प्रदेश में कि आपकी कमर हम तोड़ देंगे। जमातियों का उत्पात कांशीराम अस्पताल में भी देखने को मिला। यहाँ जमातियों ने तोड़फोड़ की और भागने की कोशिश भी की। हालांकि कुछ ऐसे भी जमाती हैं जो कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इन जमातियों से इन्हें सीख लेनी चाहिए। हाल ही में एक बात हुई, असाउद्दीन ओवैसी हालांकि अपने तीखे और तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं, अब उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, ये लॉकडाउन लगा ही नहीं सकती। उधर भड़काऊ सियासत के सूरमा कहे जाने वाले अज़दुद्दीन ओवैसी अलग ही एजेंडा लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। ओवैसी का दावा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केंद्र को देश भर में लॉकडाउन करवाने का अधिकार ही नहीं है। इनका दावा है कि मौजूदा हालात से निपटने का अधिकार तो राज्य सरकारों के पास है। कमाल की सोच है। पूरा देश एक संकट में घिरा है। हर देशवासी पीएम मोदी की अगुवाई में बन रही नीति को अपनाने में जुटा है, लेकिन ओवैसी को इस हालत में भी अधिकारों का झगड़ा सूझ रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जमात तो जमात, ओवैसी मियां सुभान अल्लाह। और अब ओवैसी के भड़काऊ ज्ञान का विश्लेषण सुनिए। ओवैसी ने देश में लॉकडाउन को असंवैधानिक बता दिया। केंद्र को नहीं राज्य को है लॉकडाउन का अधिकार, ये बोले ओवैसी। ये मौका कोरोना से जंग का है, अधिकार की लड़ाई का नहीं है। अधिकार तभी रहेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। लगभग सभी मुख्यमंत्री खुद पीएम की सोच के समर्थन में हैं। अरविंद केजरीवाल कई बार ऐसा बोल चुके हैं। दुनिया भर में पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ हो रही है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इंटरनेशनल एजेंसी हो, चाहे देश की एजेंसियां हो, वो तमाम एजेंसियां तारीफ कर रही हैं। क्या ओवैसी राज्यों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑलरेडी ममता बनर्जी ने विरोध के स्वर दिखाए और अब वो कह रही है कि घरों में लोग क्वारंटाइन रहें, यानी उन्होंने हथियार क्या डाल दिए हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में
डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में सैयद असीम वकार साहब हैं, प्रवक्ता AIMIM के, उनका स्वागत है। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के, उनका स्वागत है। अजय आलोक मेरे साथ जुड़ेंगे, नेता JDU के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आपकी बात आता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि लॉकडाउन का अधिकार ही नहीं है केंद्र सरकार को। आपको समझना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी 2 MPs की पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं। ना तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए अमीश भाई, एक बहुत बड़ी बात, यहाँ हमारे 2 और भाई भी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में हम ये डिबेट्स क्यों कर पा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में कंटेनमेंट में है कोरोना। आज उस प्रकार का एक विकराल रूप धारण नहीं किया है इस संक्रमण में, जिस प्रकार से अमेरिका, स्पेन, इटली में हुआ है। आज आप उनके टेलीविजन चैनल में देखिए, डिबेट्स नहीं हो पा रहे हैं। वहां सुबह से शाम तक कितनी मृत्यु हुई है, किस प्रकार से मृत्यु के बाद उनको क्रिमेट किया जाएगा, इन विषयों को लेकर एक गमगीन सा माहौल बना हुआ है। देखिए, इसलिए हमें धन्यभागी होना चाहिए कि हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से कंटेन सक्सेसफुली किया है, हमें नतमस्तक होकर धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री का और राज्यों का भी। राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो किसी के भी राज्य हो। दूसरी बात है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी, नहीं देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी के आपको पॉलिटिक्स को समझना होगा। ये 2 MP से बढ़कर किस प्रकार आगे जाएं, किस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को बरगला कर, भटका कर, उन्हें भ्रमित करके एक तरह से एक अलग पंथ में उनको ले जाए, उनकी कोशिश केवल यही है। और मैं उसमें याद दिलाना चाहूंगा, उनके एक मुख्य नेता ने जो कहा था 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, यही उनकी नीति है। किंतु हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत समझदार हैं, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को समझ लें और जान लें। जी संबित, आपको 1.25 मिनट मिला, मैं 1.25 मिनट असीम वकार को भी देना चाहता हूं क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है। असीम वकार, बहुत सीधा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप स्पष्टता से जवाब देंगे। आखिरकार अधिकारों की बात क्यों आई? क्योंकि ना आप 3 में है आपकी पार्टी, ना 13 में है, ना आप सरकार चला रहे हैं केंद्र में, ना किसी राज्य में आपकी सरकार है। बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वैसे भारतीय जनता पार्टी 1984 में थी, बिल्कुल वही पोजीशन हमारी है जो 1984 में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी, संबित पात्रा की पोजीशन थी। अब 3 में 13 में गई है या 84 में गई है। दूसरी बात, देखिए असद ओवैसी साहब में और हम लोगों में और आप लोगों में बहुत फर्क है। हम लोग देश की बात करते हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम यूनिटी की बात करते हैं और आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अब आपसे जो मैं कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप लोग कि जिस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज दिखाए जा रहे थे टेलीविजन के ऊपर, और जब सरकारें आंकड़े जारी कर रही थी, तो उस वक्त ये दिखाया जा रहा था कि इतने 100, इतने हजार कोरोना पीड़ित और इतने जमाती। हाँ, मुसलमान तो नहीं बोला था ना किसी ने। तो सर मैं सुनिए, मेरी माफी चाह रहा हूँ, मैं आपके 1.25 मिनट से पहले बोल रहा हूँ। किसी ने आपने बोला आप ऐसे हैं कि सबने जमाती बोला था, मुसलमान तो किसी ने नहीं बोला था। ये मुसलमान आपको कैसे सुनाई दिया? जमातियों का मतलब मुसलमान नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। आपने तो आते ही बोला कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा। जमात के लोगों ने प्लाज्मा दिया, ये भी खबर चलाई गई, लेकिन उसमें मुसलमान शब्द आप लोग लेकर आए। मेरी बात तो सुनिए। एक फल विक्रेता झारखंड के अंदर अगर अपनी सब्जी बेच रहा था तो उसमें हिंदू मुसलमान आपने कर दिया। अरे लंबे अरसे से किस तरह से, एक सेकंड, लंबे अरसे से कैसे मांस बिकता हुआ आ रहा है, आज तक किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं करा क्या किसी ने इस देश के अंदर? समझिए नहीं, समझने का वक्त है आपका। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए, ये देश तो रहेगा लेकिन आपकी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, खत्म कर दिएगा मेरी पार्टी को। नहीं, आपकी पार्टी को हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? जनता करेगी खत्म, हम कौन कर सकते हैं खत्म? हम तो सवाल पूछ सकते हैं, सच्चाई दिखा सकते हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये लिस्ट जारी करना थी तो ऐसे क्यों नहीं जारी की गई? इतने हजार जमाती, इतने हजार ब्राह्मण समाज के, इतने हजार सनातन संस्था के, इतने हजार वैश्य समाज के, इतने ठाकुर समाज के, इतने सिख समाज के, इतने दलित समाज के, आप जारी करते इस तरह से? क्यों नहीं जारी किया आपने? आपने सवाल पूछा, मैं हिंदू मुस्लिम कहां कर रहा हूं?
मैंने तो हिंदू अल्फाज नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया। एक सेकंड नसीब बकर, आपका सवाल पूरा हो गया। अब जमात कोई धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप देना। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ नसीम बकर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा जमाती, कौन सी जाति और धर्म है, बताइए ना। नहीं, मैं जमात का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं अरे आप तो जमात की, आपने लिस्ट आप तो जारी क्यों नहीं किया? आपने लिस्ट संबित पाता, ठीक है, आपने सवाल पूछा। संबित असाउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी करा कि जिस तरह से उन्होंने, हालांकि ये तर्ज दिल्ली की सरकार पे करा कि आप जिस तरह से जमातियों का नाम ले रहे थे, वैसे मंगल के दिन बता दीजिएगा, इनका इलाज भी हो जाएगा। यानी मंगलवार को भी निशाना बताया। मंगल से उनका तात्पर्य हनुमान, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन माना जाता है, बजरंग बली का दिन माना जाता है, उससे था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जमात का नाम लेना जरूरी था? क्योंकि इन्होंने ठाकुर, ब्राह्मण और भी बड़े सारे बातें कही, सिखों की भी बात कही। मैं समझाता हूं। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है जमात इज नॉट इक्वल टू मुस्लिम, मैं हर डिबेट में कहता हूं। दूसरी बात है, अगर 2000 केस है उसमें 1000 केस जमात के कारण है और 1000 केस अन्य कारणों से है, तो उन 1000 में कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, इस पर कभी भी कोई तर्क नहीं हुआ, ना तो आंकड़े दिए गए। जमात का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि लगभग 40 से 50% और 5 जो मुख्य राज्य हैं जिनमें बहुत सारे केसेस फैले हुए हैं, उनमें 80, 90% तक जमात के कारण केस हुए हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उनके क्वारंटाइन के लिए जमात का नाम लेना और निजामुद्दीन मरकज का नाम बताना, ताकि लोगों को पता रहे कि जो लोग मरकज में गए थे या मरकज के गए लोगों के साथ कांटेक्ट में आए थे, उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके, साइंटिफिकली उनको आइसोलेट कर सके और जिसके कारण संक्रमण आगे ना फैले। इसलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जमात का नाम लिया गया, यह समझना आवश्यक है। किंतु ओवैसी साहब को साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या मतलब है? अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम तो यूनिटी वाले पार्टी है। बताइए, 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, कितनी यूनिटी? 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर हिंदुओं का क्या होता है? कितनी यूनिटी? आप बताइए कितनी यूनिटी? संबित, लेट असीम बकार रिस्पॉन्ड। संबित, लेट असीम बकार रिस्पॉन्ड। असीम बकार रिस्पॉन्ड टू संबित पात्रा। जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक मेन लीडर जनाब राकेश सिन्हा साहब ने मुझ कमजोर आदमी को टेलीविजन के ऊपर धमकी दी कि अगर 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा किसी ने नहीं कहा, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। राकेश सिन्हा जी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं वीडियो नहीं, बिल्कुल गलत। आप झूठी बात बिल्कुल मत बताइए। परसों तो आप हमें भी धमका रहे थे कि तुम आओ, तुमको देख लेंगे। आप बता रहे थे हमें भी। मैं वीडियो दे दूंगा। परसों तो अमीश जी आप ही के डिबेट में मैं बैठा था ना, फ्राइडे शुक्रवार के दिन, तो ये एकदम धमकी दे रहे थे। सर मैं बीच में बोलूं? बताओ कहाँ पे घुस के आना है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जी, एक सेकंड असीम बकार को सुन लेते हैं। राकेश सिन्हा जी बहुत ही सभ्य सांसद है, उनके बारे में झूठ ना बोला जाए। सर मैं बोल रहा हूँ। असीम बकार, जो वारिस पठान ने बोला था वो सबने सुना था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, 100 से उनका तात्पर्य 100 करोड़ केस था। नहीं, वो बहस का विषय भी नहीं है, लेकिन मैं ना बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं ये मंगलवार का नाम क्यों लिया ओवैसी साहब ने? क्यों मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, सर सारे दिन है सर। नहीं, सारे में से मंगलवार क्यों चुना? मैं जाना तो जुम्मा क्यों नहीं चुन लिया? अभी तो आप ओवैसी साहब से पूछ लीजिए साहब, क्यों नहीं जुम्मा? नहीं, मैंने तो आपसे पूछ रहा हूं, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, मैं सिर्फ प्रवक्ता हूं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। अब आप ये बता दीजिए कि इस बात पर ही लोग नाराज हुए जा रहे हैं कि जमातियों से प्लाज्मा लिया जा रहा है। क्यों नाराज हो रहे हैं साहब इसके ऊपर? नहीं, किस बात पे नाराज हो रहे हैं? कोई ठेले पर फोटो लगाए दे रहा है, कोई बैनर लगाए दे रहा है, हिंदू विक्रेता की दुकान कहीं गली में लिखा हुआ है बैनर लगा कर मुसलमान व्यापारी अंदर ना आए, मुसलमान ठेले वाला अंदर ना आए। सर सर्टिफिकेट दिखाकर, आई कार्ड दिखाकर सब्जी बेचने की बात हो रही है। सर आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? मैं अमित जी आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह का हिंदुस्तान चाह रहे हैं आप? तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि फल फ्रूट मिले तो वो गलत है, बिरयानी मिलेगी तभी कोरोना का इलाज होगा? बेचिए बिरयानी आप। कौन आपसे कह रहा है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बाइट है, वीडियो है जिसके अंदर वार्ड बॉय को भगाया जा रहा है। देखा नहीं आपने क्या? मलमूत्र का त्याग कर रहे थे जमाती, नहीं देखा आपने क्या? आप जेल भेजिए सर अगर है तो। मैं कब पैरवी कर रहा हूं ऐसे लोगों की? आप तो इसी की पैरवी कर रहे हैं कि जमातियों का नाम अलग से कैसे ले दिया? नहीं, ऐसा नहीं है सर।
नहीं, मैंने आपसे कहा कि सबका नाम अलग अलग लीजिए। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ सबका नाम अलग अलग लीजिए। एक मिनट, मैं आपसे असीम वकार, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना ऑडियो दुरुस्त करिए, क्योंकि ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, रुक रुक के ऑडियो आ रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे। संबित 30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूं, बाकी काफी सारे पैनलिस्ट हैं। देखिए, उस विषय को मुझे छू नहीं रहा था, अभी असीम वकार जी ने उसका जिक्र किया है, इस पे बोलना बहुत अनिवार्य है। मुझे 20 सेकंड आप दीजिए। मुझे बड़ा तकलीफ है अगर कोई ठेले वाला अपने ठेले के ऊपर एक भगवा झंडा लगा लेता है, कोई गाड़ी वाला अपने गाड़ी के आगे भगवा झंडा लगाता है, कोई किसी ने अपने फल का दुकान, हिंदू फल का दुकान रख लिया, तो आप उसको जेल भेज देंगे? किस बिना पे, किस गुनाह के लिए आप उसको जेल भेज रहे हैं? आप बताइए, घरों के ऊपर हरे झंडे नहीं लगे हुए हैं? आप बताइए, हलाल मीट के शॉप नहीं चल रहे हैं? आप बताइए, अरमान मुसलमान का ढाबा नहीं चल रहा है? आप बताइए, सिकंजी के दुकान के नाम के सामने जैन सिकंजी दुकान नहीं चलता है? सरदार दी हट्टी नहीं चलती है? क्या गुनाह किया है हिंदुओं ने? इस देश में हिंदू जन्म होना कोई गुनाह नहीं है, और भगवा झंडा इस देश का आन बान और शान है, और आन बान और शान को अपने घरों पे, अपने गाड़ियों पे, इतिहास को अपने ठेलों पे फहराना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं केवल हिंदुओं को बेचूंगा, अपना सामान मुसलमानों को नहीं बेचूंगा, वो गलत है। किंतु केवल और केवल एक भगवा झंडा लहराने के लिए जिस प्रकार ओवैसी साहब के पार्टी के लोगों ने कल हैदराबाद में FIR दर्ज करवाया, कंप्लेन किया है, ये दिखाता है ये इनके एकता के असली चेहरे। संबित, यू गॉट 30 सेकेंड, लेट असीम वकार साहब रिस्पॉन्ड टू इट। संबित भाई, आपको समय मिला, असीम वकार आप बोल सकते हैं, रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए, ये गुनाह नहीं है, नहीं, ये गुनाह नहीं है कि कोई अपनी दुकान पर लिख दे जैन शिकंजी, ये भी गुनाह नहीं है कोई लिख दे सरदार की हट्टी, ये भी कोई गुनाह नहीं लिखता है कि कोई लिख दे गुप्ता होटल। लेकिन ये गुनाह है कि सर मुसलमान का आना मना है। कहाँ लिखा हुआ है कि इस गली में मुसलमान का आना मना है? ये गुनाह है कि मुसलमान यहाँ सामान बेचने ना आए। संबित हो रहा है सर, कहाँ लिखा हुआ? ये गुनाह है। मैं बैनर भेज दूंगा आपको, मैं बैनर भेज दूंगा सर। नहीं, पर बिल्कुल गलत, यहाँ झूठी बात। असीम वकार, झारखंड में तो कहीं नहीं लिखा था कि मुसलमान का आना गुनाह है। झारखंड के अंदर तो झंडे को हटाने की बात की गई है, केवल और केवल भगवा झंडा। कंप्लेंट कल हैदराबाद का भगवा झंडा का था। साइबराबाद पुलिस के पूरे उस बयान को देखिए। असीम वकार, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोल सकते हैं। ठेले के ऊपर भगवा झंडा नहीं अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? ठीक है, संबित होल्ड ऑन, लेट असीम रिस्पॉन्ड। यस असीम, 20 सेकेंड असीम वकार। नहीं, देखिए, अगर आप जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसा हिंदुस्तान अगर आप बनाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये आप बेहतर नहीं कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कामयाब होने दिया जाएगा? बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जी। और आप ये मत समझिए खाली हम ही आपके खिलाफ हैं। अमित देवगन आपके साथ होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार भी हैं और बहुत से ऐसे नेता भी हैं और बहुत से ऐसे हिंदू अवाम भी है, मतलब आपके गंदे एजेंडे के खिलाफ है। आप पत्रकारों को भी बोलेंगे कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है। हाँ, होंगे कुछ पत्रकार ओवैसी साहब के साथ होंगे, आपके साथ होंगे, आप ही जानते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं मुल्क के साथ हूं। और जहां तक आप इस मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ना 1947 का जो बंटवारा हुआ था, तो इस देश में हिंदू मुसलमान की बिना पर ही हुआ था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इतिहास के पन्नों को निकाल के खंगाल लीजिएगा वकार साहब। अगर ये बंटवारा जिन्ना ने जब पाकिस्तान मांगा था तो किसके नाम पे मांगा था? इतिहास के पन्नों को खंगाल लीजिएगा। सुनिए, किसके नाम पे बंटवारा हुआ था? उन्होंने मांगा होगा, लेकिन ये बंटवारा उन्होंने मांगा होगा, लेकिन इसलिए आप बार-बार ये मत बोलिए कि देखिए सांप्रदायिक सौहार्द एक तरफा नहीं होगा कि जमात वाले लोग बलमूत्र भी त्यागेंगे और वो गाली भी देंगे और वो बिरयानी के लिए मारेंगे भी और उनकी बात भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द ये भी नहीं होगा कि SD कुमार स्वामी की शादी में लोग खड़े हो जाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा जिसमें बीजेपी का एक नेता अगर लॉकडाउन तोड़ेगा तो उनको उन्हीं की सरकार गिरफ्तार कर लेगी। सांप्रदायिक सौहार्द वो भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सच के साथ रहें। सच के साथ रहने वालों को मुश्किल जरूर आती है असीम भाई, लेकिन लंबे अरसे तक चलता है। इसीलिए इस देश में 70 साल के अंदर कई बातों पे पर्दा डाला गया, लेकिन अब उन पर्दों को उठाने का वक्त है और वो पर्दे उठ रहे हैं, इसलिए चेहरे सामने आ रहे हैं और निरंतर आते रहेंगे। अब मैं रुक करता हूं सदाब चौहान का। असीम वकार, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको भी मौका है।
बोलने की आजादी है। आपने कहा कि ये देश का बोलने बंटवारा की हिंदू आजादी है इस मुसलमान मुल्क के में। नाम पे हुआ। पाकिस्तान, ईरान, सीरिया नहीं है ये। नहीं सर, आपने कहा कि ये देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। सर, अगर मुसलमानों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश को ना चुना होता तो आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ ना होते। हमने अपना मुल्क अपनी मोहब्बत से और सेकुलरिज्म के नाम पर चुना है। हमने सेकुलरिज्म नहीं था, तब सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद डाला गया सेकुलरिज्म। आपकी जानकारी के लिए ये तथ्य है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज्यादा तादाद ठीक है, संबित है कि मुसलमानों वेट कर रहे हैं। अजय आलोक अभी संबित एक सेकंड, अजय आलोक वेट कर रहे हैं। अजय आलोक, ठीक है, अजय आलोक, ओवैसी साहब को लग रहा है कि लॉकडाउन का फैसला गलत है और ये तो सरकार के जुरिडिक्शन में नहीं आता, केंद्र की सरकार के। ओवैसी साहब को तो उनका बस चलता तो भारत का संविधान नहीं, निजाम का संविधान भारत में लागू हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से इस बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। हमेशा मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं कि आप में अद्भुत पेशेंस है। क्यों सर फोड़ रहे हैं? नहीं मानने वाले हैं ये लोग, नहीं मानेंगे जमातियों की कोई गलती है, ये तबलीगियों की कोई गलती है, नहीं मानेंगे। अब इनसे बहस करने का समय खत्म हो गया। आपको कोविड की लड़ाई हम आधी से ज्यादा जीत चुके हैं। अगले 20 दिनों में इस लड़ाई को खत्म करना है। जितने लोग हैं ये लोग, इनका भी इलाज करना है क्योंकि ये हिंदुस्तानी है। आज का समय देखिए, फिर से ये हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कौन नहीं जानता है कि 47 का बंटवारा धार्मिक आधार था, सब कोई जानता है। हम लोग कितनी बार कह चुके हैं कि जितने मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 1946 के उसी चुनाव में, जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश के ज्यादातर मुसलमान, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के हो, तमिलनाडु के हो, सब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, जो पाकिस्तान बनाने में सबसे अग्रणी थी। उससे क्या होता है? लेकिन आपने जब हिंदुस्तान चुन लिया तो हिंदुस्तान आपका मुल्क है, सारे मुसलमानों का मुल्क है। यही बात संबित भी तो कह रहे हैं कि तबलीगी मुसलमान नहीं है, तो उस बात पर डिसएग्री क्यों कर जाते हैं कि जब हम तबलीगी की बात करते हैं तो हम पूरे मुसलमानों की बात नहीं करना। एक से एक मुसलमान हुए। एपीजे अब्दुल कलाम आपके आइडल नहीं है, लेकिन ओवैसी आइडल आपके हो जाते हैं। ये कैसे भाई? इसलिए आज हिंदू मुसलमान का चर्चा करने का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग कोविड से कैसे लड़े। आज इतनी अच्छी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री की, देश 3 तारीख के बाद लॉकडाउन से कैसे जाए, उस पर जरा चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा हो। ओवैसी साहब की बात क्या करनी है? जब उगलेंगे जहर ही उगलेंगे। निजाम का संविधान लागू कर दीजिए देश में, ओवैसी सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, इस्लामिक राज बनने में 1 दिन नहीं लगेगा। ओवैसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, अगले दिन इस्लामिक राज हो जाएगा भारत। उसका करते रहिएगा सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद। आप लोग यही चाहते हैं क्या? आदमी को पहचानना सीखिए। हम लोग सब जान चुके हैं हुकूमत रही तब तो हिंदू राज बनाया नहीं। इतने साल क्यों बनाएंगे? हुकूमत रही तब तो हिंदू राज बना नहीं। अरे क्यों बनाएंगे? क्यों झूठ बोल? क्यों बनाएंगे? कुछ नहीं आता जाता क्यों बनाएगा? बनाना होगा तो किसी को पूछना पड़ेगा। तक मुसलमानों का राज रहा, अरे हुकूमत रही। आप ओवैसी साहब की क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते हैं? क्या संवैधानिक कह दिया लॉकडाउन को, जो 33 दिन से इस देश में चल रहा है, उसको संवैधानिक कहने की हिम्मत रखते हैं? सालों तक 700 साल ओवैसी साहब से असहमत होइए। किसी मुस्लिम बादशाह ने हिंदू राज घोषित किया? मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक बादशाह ने हिंदू राज घोषित किया? हुकूमत रही, इसकी आपको खुशी है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ये लोग, आप लोग एक सेकंड मुझे समझ में नहीं आता, ये आप बार-बार ये मुगल राज पे क्यों चले जाते हैं? आपने ना, मुझे समझ में नहीं आता, मुगल क्या औरंगजेब के राज पे गर्व हो सकता है किसी को? औरंगजेब के राज पे किसी को गर्व हो सकता है? ओवैसी साहब को क्रिटिसाइज करने में क्या दिक्कत लग रही है? एक सेकंड अजय आलोक, बोलिए। ओवैसी साहब ने जो कहा गलत कहा, नहीं कहना आवाज ही नहीं आ रही। लॉकडाउन के कारण लेकिन आपकी बात मैंने ये सुनी, आपने बोला किसी मुगल ने क्या घोषित करा? हिंदू राज घोषित किया? हुकूमत होने के बावजूद कोई हिंदू राज घोषित किया किसी ने? ना, यहाँ पर तो किसी ने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा। सिर्फ झारखंड में झंडा लगा हुआ था तो तूफान मच गया, जमात का नाम नहीं लेते तो तूफान मच गया। एक सेकंड, मुझे आई हैव टू गेट संबित पात्रा 20 सेकंड, संबित 20 सेकंड, शुभू इज ऑल्सो वेटिंग, शदाब इज ऑल्सो वेटिंग। संबित पात्रा, नो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। क्यों बार-बार मुगल काल की याद आ जाती है? व्हाई वी रिमेंबर औरंगजेब? व्हाई नॉट एपीजे अब्दुल कलाम? मुगल काल पे व्हाई नॉट दारा सिको?
देखिए, एक आपको समझना पड़ेगा इनके नैरेटिव बिल्डअप करने का जो प्रयास है, ये जो लोग आज प्लाज्मा दे रहे हैं, जो मुस्लिम्स जिनको हम देख रहे हैं प्लाज्मा देते हुए, जमाती नहीं है, वो मुस्लिम्स है, इंडियन मुस्लिम्स हु आर डोनेटिंग प्लाज्मा, उनका स्वागत होना चाहिए। मगर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि वाह वाह देखो जमाती क्या कमाल कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पाकिस्तान में ये हाफिज सईद जो आतंकी है ना, वो जाके डोनेशन इत्यादि देता है, चावल देता है, कहीं राशन देता है, लोग बोलते देखो ये सोशल सर्विस कर रहा है। एक तो आप आतंक करेंगे, फिर आप सोशल सर्विस वाले बन जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक ये हुकूमत, देखो जी हमारे परदादा 900 साल तक यहाँ पर हुकूमत करते थे। मैं तो बहुत निवेदन करूंगा, वकार साहब आपको गलतफहमी है, आपको नादिर शाह के पोते नहीं हैं। आप अपने आप को आईने में अच्छे से देखिए, यही थे आप। असीम चौधरी होंगे, फिर थोड़े दिन बाद वकार बन गए। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि आप ईरान में नादिर शाह के साथ आप मंगोलिया से आ गए थे, ये मत सोचिए। आप हमारे ही से थे। अरे आप नादिर शाह, अरे आप नादिर शाह के पोते नहीं है भैया, इतने फकर से कूदिए मत कि बड़े नादिर शाह के साथ आए थे, बैठ के गधे थे ईरान से, मंगोलिया से। आप वहां से आए थे क्या? आप वहां से आए थे क्या? इतना कूद रहे हैं कि मेरे परदादा यहाँ राज करते थे, तुम लोगों के ऊपर राज करते थे। आप बताइए, हमारे ऊपर आपके परदादा राज करते थे 900 साल तक, हर बात में हमारे परदादा तुम्हारे ऊपर राज करते थे। अरे भैया, असीम चौधरी हो गए, असीम गुप्ता हो गए, आज असीम वकार बने हुए हो। इतना मत इठलाओ आप, इतना मत इठलाओ। बड़े नादिर शाह के पोते बने थे। हाँ, बैठ जाइए। मैं रुक सकता हूँ। आपने बोला तबलीगी जमात का कारनामा संबित पात्रा। तबलीगी जमात का कारनामा नंबर 1 सुनिए। मैं स्टेट वाइज बोलता हूं। असम में 91% जो मरीज हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 84% जुड़े हैं। अंडमान में 83% जुड़े हुए हैं। तेलंगाना 79%, दिल्ली 63%, मध्य प्रदेश 61%, उत्तर प्रदेश तकरीबन 60%, जहां से असीम वकार साहब आते हैं। सुबुही और मैं चलता हूं मुजीबुर रहमान के पास। सुबुही, तबलीगी जमात का कारनामा तो हमारे सामने है। किसी ने तबलीगी जमात इज इक्वल टू मुसलमान तो नहीं बोला अभी तक। अमीश, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन्ना की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हमें देश कैसे चलाना है ये ना सिखाएं, और सांप्रदायिकता क्या होती है इसका पाठ हमें ना पढ़ाएं। दूसरी बात है, जो हमेशा अपने मुगल काल पे पहुंच जाते हैं, इनकी गलतफहमी में वंस एंड फॉर ऑल दूर कर देना चाहती हूँ कि ये जो इस देश को अपनी बपौती समझते हैं ना, ये मानसिकता है अमीश। यही वजह है कि ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। यही वजह है कि ये हमेशा अपनी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं और अपना कल्चर यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ एक जमीन है जिसके ऊपर इन्होंने राज किया है। सबसे पहले तो मैं असीम वकार साहब को बता दूं कि इनके फेवरेट मुगल्स की औकात नहीं थी कि उन्होंने कभी कंप्लीटली इंडिया पे राज किया हो। नॉर्थ ईस्ट पे कभी राज नहीं कर पाए। मराठास के सामने घुटने टेक दिए थे। यूपी में जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहां पे राम प्यारी गुर्जर नाम की महिला ने अपनी 40,000 महिलाओं की फौज के साथ तैमूर लंग को धूल चटाई थी। हमारी वो संस्कृति है कि जो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं हम उनका सम्मान करते हैं। जिन मुगल्स ने हमारी संस्कृति का सम्मान किया हम उनकी आज भी इज्जत करते हैं, लेकिन आक्रांताओं की ना हम कभी इज्जत करेंगे और ना उनकी मानसिकता पे चलने वाले लोग हमारे देश का नाम भी अपनी जबान से लें। दूसरा, जमाती को जमाती नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अमीश, एक बात बताइए, जमाती को जमाती नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा दे दिया तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मुसलमानों ने प्लाज्मा डोनेट किया, तब फौरन मुसलमान हो जाते हैं। और जब वो अपराध करते हैं, जब वो भगोड़े बनते हैं, जब वो देश में कोरोना फैलाते हैं, जब वो कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तब वो जमाती नहीं होते, तब उनका नाम कुछ और रख दीजिए। और एक और बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जैसे संबित जी ने अभी बोला कि जमाती या तबलीगी का मतलब सारे भारतीय मुसलमान या सारे मुसलमान नहीं है। तबलीगी जमात इसका एस्टैब्लिशमेंट 1925 में हुआ है। क्या उससे पहले इस्लाम नहीं था या उससे पहले मुसलमान नहीं थे? ये ठीक है सुबुई, वी गॉट योर पॉइंट किए गए हैं जी। मुजीबुर रहमान, भारत से तोड़ने के लिए। मुजीबुर रहमान मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब बिरयानी नहीं मिलेगी तो आपके जो लोग जिनको आपने लिखा पढ़ा के बेचा है वो पीटेंगे? कहाँ है ऐसा? कानपुर में है, आपको दिखा नहीं? शॉर्ट्स भी चले हैं। हाँ तो उसको मना करिए, बिरयानी ना दे उसको अच्छा। बोले घर से मंगा ले अपनी, उसको बिरयानी खानी है तो इतनी। और मलमूत्र का जो त्याग करा उसका क्या करें? उसको भी देखो किसने करा है, पकड़ो उसको जिसने करा है ऐसा।
और अगर कोई ये गलत नैरेटिव बना रहा है तो फेक न्यूज बना रहा है तो उसको भी पकड़ो, जैसे और जो भाग रहा है मौलाना साहब, उसको आप पकड़ेंगे? नहीं, कोई नहीं भाग रहा। मैं अभी पहले बता दूं, अभी एक मोहतरमा कुछ बोल रही थी कि जिन्ना की आइडियोलॉजी हमने उस वक्त आपका जिन्ना से क्या मतलब भाई? आप तबलीग के प्रवक्ता है, तबलीग की जवाब दीजिए। जिन्ना से आपका क्या मतलब? बीजेपी की सोच से ताल्लुक रखता है तो आप बड़े चुपचाप सुनते हो। और उसके अरे बीजेपी की सोच की बात नहीं है, मैंने तो असीम बकार को भी चुपचाप सुना। असीम बकार एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है ऑफिशियल, आप तबलीग की जमात के व्यक्ति हैं, उसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं, एक सेकंड देखिए, इसमें कोई बीजेपी की बात नहीं है, आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके पास तबलीग की जमात है, उसको संभाल के रखिए ना। आप लोग तमाम लोगों के साथ तकलीफ ये है कि आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने की कोशिश कर लेते हैं। आप तबलीग की जमात के आदमी है, आप मौलाना साहब का पता बताइए, आप उनको फोन करके समझाइए जो बिरयानी की मांग कर रहे हैं। आपके दोस्ती होंगे ना वो, उन्हें फोन करिए तुरंत, उन्हें फोन घुमाइए। आपके पास मोबाइल फोन है ना मुजीबुर रहमान? आपके पास मोबाइल फोन होगा ही होगा। मोबाइल फोन उठाइए अपना, ये अपने दोस्त को फोन लगाइए कानपुर में, ये बिरयानी के लिए वहां पर दंग ना मचाए। वंशजों को ये देश चलाने देंगे? हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी उस दिन खारिज कर दी जिस दिन हम उसके साथ पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन मैं बता दूं, गोडसे के वंशज भी ये देश नहीं चलाएंगे। ये देश महात्मा गांधी के वंशज चलाएंगे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चलेगा। ये महात्मा गांधी के वंशज हैं, ये जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये महात्मा गांधी का नाम ना लें आप लोग। महात्मा गांधी का नाम बदनाम भी ना करें। तबलीग की जमात गलती से महात्मा गांधी का नाम ना ले। महात्मा गांधी की बात करते हैं आप, महात्मा गांधी की बात करते हैं आप लोग। किसी को भी, लेकिन खून अपनी मर्जी से दे रहा है वो, बिल्कुल महात्मा गांधी का वंशज है। नहीं, जो खून दे रहा है उसी से सीख लें, बिल्कुल सीख लें। वो 2 ने प्लाज्मा दे दिया तो बड़ा बेहतरीन कर दिया, और जो 1000 ने मलमूत्र त्यागा है वो, के चैनल के जो नर्सों के आगे कपड़े उतार के घूम रहे थे, वो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपको इस चीज में भी परेशानी हो रही है कि अगर लोग प्लाज्मा दे रहे हैं तो। परेशानी नहीं, हमने बकायदा चलाया। परेशानी इस बात की हो रही है कि आप लोग उनके समर्थन में खड़े हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजय आलोक 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अजय आलोक देखिए, ऐसा है कि ये जो झूठ मूठ का मुजीबुर रहमान तबलीगी के प्रवक्ता बन के आ जाते हैं, सच्चाई तो मुझे ये भी पता चली कि तबलीगी का कोई प्रवक्ता ही नहीं है। उसके पहले एक और थे, वो भी आ जाते थे तबलीगी के प्रवक्ता बन के। शोएब जमाई। तबलीगी जमात ने अभी तक गलत काम किया है, ये मौलाना शाहद साहब तो मान गए। ये आज तक माने आपके चैनल पे? ये कभी माना इन्होंने कि हाँ गलती हुई हमसे, माफी कर दीजिए? कभी नहीं बोला। क्या माना? और यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है। ये कहते थे कि 30% हमने फैलाया, 70% किसने फैलाया, पहले उसका पता लगाओ। 18% ये पिक्चर का डायलॉग बोल रहे थे आप टीवी में बैठ के, आप भूल गए होंगे हमें। 70 मुझे पता है, फैलाया, पहले उसका पता लगाओ। 30% की बात क्यों करते हो? ये इतने बेशरम व्यक्ति हैं, इनसे क्या बात करनी है? ये देखिए 18%, 20%, 22% का आंकड़ा देना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको कोई पूछता है? ये अपने खुद बैठे हुए हैं। देखिए शदाब चौहान, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।